नहीं। ओके अच्छा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट, बल्कि इसको तो हम इस पे कर रहे थे। अच्छा, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से यूज करेंगे। इट मीन जो केस अभी हम कर रहे हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस का ही करेंगे। Electrolysis of aqueous copper to sulfate using ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को कार्बन इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, ये ग्रेफाइट कार्बन के बना हुआ होता है ना, ग्रेफाइट और कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, कॉपर टू सल्फेट का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो कॉपर टू सल्फेट, इसमें कॉपर इज 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव। तो फॉर्मूला फॉर कॉपर टू सल्फेट इज CuSO4। और कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू सोल्यूशन होता है, और ब्लू कलर इसलिए होता है क्योंकि कॉपर टू पॉजिटिव आयन ट्रांजिशन मेटल है कॉपर, और कॉपर टू पॉजिटिव आयन की वजह से इस सोल्यूशन का कलर ब्लू होता है। अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम अगेन एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वी हैव एक्वस कॉपर टू सल्फेट विच इज CuSO4, और इसमें हमारे पास जो आइंस होंगे वो कॉपर टू पॉजिटिव आइन होगा, सल्फेट आइन होगा, एंड एज इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन तो इसमें हमारे पास H पॉजिटिव आइन भी होगा और हाइड्रोक्साइड आइन भी होगा। इलेक्ट्रोड्स, अगेन 2 इलेक्ट्रोड्स हम लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में। वन इलेक्ट्रोड is connected to the negative terminal of a battery and the other electrode is connected to the positive terminal of a battery. The electrode connected to the positive terminal gets positively charged, and this is known as anode, and the electrode connected to the negative terminal of a battery gets negatively charged, and this is known as cathode. Add anode as it is positively charged. So on positively charged electrode, 2 types of ions move: copper to positive ion, hydroxide ion, which is OH negative ion, and sulfate ion will go towards anode because it is positively charged. And at cathode, which is a negatively charged electrode, copper 2 positive ion and H positive ion will go towards cathode. अच्छा, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में ये देखा था कि सल्फेट आयंस आर नेवर डिस्चार्ज्ड, सो एट एनोड हाइड्रोक्साइड आयन विल गेट डिस्चार्ज्ड। एंड व्हाट अबाउट कैथोड? कैथोड पे अब कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? कैथोड पे हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? द कैटाइन लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल्स का हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था। तो इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस व्हिच कैटाइन विल डिस्चार्ज एट द कैथोड, कॉपर आयंस और H पॉजिटिव आयन? आंसर देना है सबको। कॉपर। Copper. Why? Because it is lower in the reactivity series ना। इस बार H पॉजिटिव आयन नहीं होगा, कॉपर होगा।
ये है ना रिएक्टिविटी सीरीज। जिंक के बाद वी हैव आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। सो कौन सा आयन नीचे है? कॉपर नीचे है ना, हाइड्रोजन ऊपर है, तो इसमें कॉपर डिस्चार्ज होगा। तो एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हाइड्रोक्साइड आयन जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है। 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइजेस टू produce 2 mole of water, 1 mole of oxygen and 4 mole of electrons. Whereas at cathode, copper ions will gain 2 mole of electron to form copper. Right? जी सर। अच्छा, अब ओवरऑल सेल इक्वेशन इसकी बनाने के लिए we have to balance the number of electrons in both the equation. So we'll have to multiply cathode equation with 2, copper वाली equation को 2 से multiply करना पड़ेगा ना। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2 मोल ऑफ कॉपर, 2 पॉजिटिव आयन, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 मोल ऑफ कॉपर। और जो हाइड्रोक्साइड आयन की इक्वेशन है वो तो ऑब्वियसली वैसे ही रहेगी, उसी में तो 4 इलेक्ट्रॉन देख के हमने करी है कॉपर की इक्वेशन बैलेंस। दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड एक साथ लिख देंगे, राइट साइड एक साथ लिख देंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स है लेफ्ट और राइट पे इक्वल, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में 2 मोल ऑफ कॉपर, 2 पॉजिटिव आयन है लेफ्ट साइड पे, और नीचे वाली इक्वेशन में 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है। सिमिलरली राइट साइड दोनों की एक साथ लिख देंगे, which will give 2 mole of copper, 2 mole of water and 1 mole of oxygen gas. कॉपर जो बनेगा वो मेटल फॉर्म में बन रहा है तो सॉलिड फॉर्म में बनेगा। आइंस का स्टेट सिंबल एक्वस होता है। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस बताओगे क्या क्या होनी चाहिए इसमें? colorless gas, At which electrode, cathode or anode? anode, Colorless gas produced at anode, which is oxygen gas. What about cathode? कैथोड पे क्या दिखेगा? कॉपर मेटल बन रहा है ना कैथोड पे। कॉपर मेटल का कलर क्या होता है? pink, पिंक, यस पिंक। solid is deposited at cathode which is copper. अच्छा जी, और कोई ऑब्जर्वेशन समझ आ रही है? पीएच की ऑब्जर्वेशन, या कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो, या पीएच चेंज हो रहा हो? देखो हमारे पास आइंस कितने तरह के थे इस सॉल्यूशन में। वी हैड H positive ion, OH negative ion due to water, and Cu2 positive ion and SO4 2 negative ion due to copper 2 sulfate. So which ions are being discharged? OH निकल रहा है इसमें से और Cu2 positive ion निकल रहा है। पीछे H positive ion रह जाएगा तो सोल्यूशन का pH को क्या होगा? acidic, Yes, acidic. Electrolyte becomes acidic. एसिडिक का मीन्स के पीएच इसका डिक्रीज होगा, ठीक है? तो पीएच becomes less than 7. अच्छा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन भी तो खत्म हो रहा है। शुरू में हमारी एक बात हुई थी, कॉपर 2 सल्फेट का जो कलर है ब्लू
कलर वो किस चीज की वजह से, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की वजह से ना। लेकिन जब सोल्यूशन में से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन खत्म हो जाएंगे तो कलर भी तो, ब्लू कलर भी तो खत्म हो जाएगा। तो ब्लू से कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन, जिसको हम ये भी कहते हैं कलर ऑफ सोल्यूशन या ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स। ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स, मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं ब्लू टू कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन। क्लियर है? जी सर, मैं बस ये नोट डाउन कर लूँ। हाँ श्योर श्योर। सॉरी एक मिनट, बस मैं रीचेक कर रहा था। चले आगे। जी सर, लिख लिया। ओके। अच्छा देखो, अभी तक जितनी हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है ना, ये सारी इलेक्ट्रोलिसिस है इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस। So all the electrolysis that have been discussed so far are inert electrolysis in which we use graphite as an electrode. We can also use platinum as an inert electrode, but mostly हम लोग graphite लेते हैं. So there are two types of electrolysis basically: inert electrolysis जो अभी तक हम पढ़ रहे थे सारी, and the other one is active electrolysis जो अब हम start करेंगे. देखो inert electrolysis में we take graphite electrodes. तो ग्रेफाइट लिखा हुआ होता है या कार्बन इलेक्ट्रोड लिखा हुआ होता है, तो आप देख के समझ जाओगे कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहा है. और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में जो है बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में ना इलेक्ट्रोड्स तो हमने नहीं देखा डिसॉल्व हो रही हो, लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो किसी मेटल की बनी हुई होती हैं. एंड सेकेंडली एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में जो एनोड होती है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड वो डिसॉल्व होती है. तो एनोड डिसॉल्व्स इन एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस, बट इन इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस एनोड डू नॉट डिसॉल्व. तो ये फर्क है एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में. एनोड डू नॉट डिसॉल्व इन इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस. अब एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से होगी वो देखना है. देखो जब एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करनी होगी ना, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, तो अगेन इलेक्ट्रोड्स तो वैसे ही होंगी, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा. तब वन इलेक्ट्रोड विल बी कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव टर्मिनल
and the other one would be connected to the negative terminal of a battery or cell. तो इसमें जो एनोड है हमारी और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उस पे डिपेंड करेगा कि केस एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का बनेगा या नहीं बनेगा। मतलब अगर एनोड जिस मेटल की बनी हुई है, अगर उसी मेटल का मेटल आयन इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, मतलब जिस मेटल की पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसी मेटल का अगर मेटल आयन इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, तो दिस इज द केस फॉर एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल, if your anode is made up of copper metal and you have copper 2 positive ion in the electrolyte, then this is the case for active electrolysis. Or if you have zinc metal anode and if you have zinc 2 positive ion, अब zinc 2 positive ion कैसे हो सकता है electrolyte में? अगर आप zinc का कोई भी soluble salt ले लो, let's say zinc nitrate ले लो, copper का कोई भी soluble salt ले लो, जैसे copper 2 sulfate ले लो, तो this is the case for active electrolysis. अगर let's say मैग्नीशियम मेटल की एनोड आपने लिए और इलेक्ट्रोलाइट में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस हैं, दिस इज द केस फॉर एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एनोड जैसे आयरन की ली हुई है और इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है, तो ये फिर एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस नहीं है। कैथोड पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस है या इनर्ट है, एनोड के मेटल पे डिपेंड कर रहा है। जिस मेटल का एनोड है उसी मेटल का मेटल आयन अगर इलेक्ट्रोलाइट में है, तो दिस इज द केस फॉर एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। गॉट माय पॉइंट? अब किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करें, अगर हम एनोड जो है वो कॉपर मेटल की ले लें, कॉपर की। अच्छा, कैथोड आपकी मर्जी, आप कैथोड किसी भी चीज की ले लो, ग्रेफाइट की भी ले सकते हो, कॉपर की भी, और किसी और मेटल की भी ले सकते हो। अभी फिलहाल कॉपर की ले लेते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अगर हैं, और भी हो सकती हैं चीजें इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे अगर मैं एक्वस कॉपर 2 सल्फेट लूंगा, तो एक्वस कॉपर 2 सल्फेट में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन भी होंगे, H पॉजिटिव आयन भी होंगे, और OH नेगेटिव आयन भी होंगे, और सल्फेट आयन भी होंगे। बट if your anode is made up of copper and if you have copper 2 positive ion in the electrolyte, it means this is the case for active electrolysis. तो इस electrolysis में anode जो होगी, copper anode will dissolve, copper anode will dissolve. अब हम दो केसेस पढ़ेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस के। यहाँ तक लिख लिया है सबने? ये नोट्स में इलेक्ट्रोलिसिस के नोट्स नहीं है, ये मैं जो अभी लिख रहा हूँ ना, यही मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ना हम दो कामों के लिए यूज करेंगे, यूजेस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस जिसको हम कहते हैं। उबैद, हार्ड कॉपी में लगे हुए होंगे बुक्स में, इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर खोलो, उसमें लगे हुए हैं, अभी याद आया मुझे, लगे हुए हैं उसमें। अच्छा, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग दो कामों के लिए यूज करते हैं। एक तो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स,
and the second one is purification of metals. तो वन बाय वन हम दोनों को देखेंगे. First, we'll study electroplating of metals. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि अगर हम किसी मेटल पे कोई और मेटल कोट करें, जैसे अक्सर आपने सुना होगा जो गोल्ड प्लेटेड वॉचेस होती हैं, क्रॉकरी पे गोल्ड प्लेटिंग हुई हुई होती है, जिसको हम उर्दू में सोने का पानी चढ़ा हुआ है, चांदी का पानी चढ़ा हुआ है, इस तरह से बात करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए आपके पास देखो, एक मेटल तो वो होगा जिसपे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है, और एक मेटल वो होगा जिसको चढ़ना है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से कि आई हैव एन आयरन स्पून, जो स्टील का स्पून है, एलॉय ऑफ आयरन, उसको ना गोल्ड प्लेट करना है या गोल्ड चढ़ाना है उसके ऊपर. तो हम ना इलेक्ट्रोलिसिस में दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक एनोड और एक कैथोड. तो कैथोड पे हम वो वाला मेटल रखेंगे जिसपे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है. तो कैथोड हम उस मेटल की बनाएंगे, मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हम उस मेटल की बनाएंगे जो जिसपे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है. मतलब मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड. और एनोड हम उस मेटल की बनाएंगे जिसने चढ़ना है, मतलब जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है आपको. पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड उस मेटल की होगी that has been used for electroplating. The metal which is used for electroplating. अब देखो, इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा ना, वो सेम सेल तो सेम ही बनेगा. अब हमें करना क्या है इसमें, एक आयरन स्पून है, ठीक है, जो हमें मेटल इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है ना, वो आयरन स्पून है. मतलब वी हैव टू इलेक्ट्रोप्लेट, हम डिफाइन कर लेते हैं पहले. वी हैव टू डू इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन, या एलॉय ऑफ आयरन को हम स्टील कहते हैं ना, तो स्टील स्पून भी लिखा हुआ हो सकता है, आयरन भी लिखा हुआ हो सकता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टील या आयरन स्पून बाय गोल्ड मेटल. और ये करवाने का रीजन क्या होता है, यूजुअली हम लोग डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए करते हैं, या फिर अगर किसी मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोप्लेट कर दो, तो वो इसलिए किया जाता है ताकि उसको सरफेस प्रोटेक्शन मिल जाए, रस्टिंग से रुके हुए. कर रहे हैं कि करते कैसे. तो ये काम करने के लिए अब देखो, आयरन को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है, तो मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज आयरन. तो आयरन स्पून को ना हम कैथोड बनाएंगे. जो आयरन स्पून है, इट विल बी अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी. मतलब इसको कैथोड बनाना है. और इसके ऊपर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है ना, तो जो गोल्ड है, गोल्ड की एक हम एक रॉड ले लेंगे या बार ले लेंगे, और उसको हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव. मेटल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो एनोड बनाते हैं, तो उसको हम कनेक्ट करेंगे ऑन अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, इसको एनोड बनाएंगे. ठीक है. उबैद आज 8:15 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, थोड़ा सा कुछ टाइम के क्लैशेस हैं इसलिए.
सिर्फ आज का ही प्रॉब्लम था, रोज नहीं होगा। अच्छा देखो, अब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, इसमें हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है, अभी हमारी क्या बात हुई थी, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जिस मेटल की हम एनोड लेंगे उसी मेटल का मेटल आइन हमारे पास उसी मेटल का मेटल आइन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में होना चाहिए। जैसे जो हम एनोड ले रहे हैं ना, वो गोल्ड की ले रहे हैं। दिस इज गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Au, गोल्ड एनोड। अब ये एनोड कैसे बनेगी, जब हम इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। दिस इज गोल्ड एनोड। अच्छा, इसको पूरा डिप करेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में हम कंप्लीटली डिप करते हैं इलेक्ट्रोड्स को, और नेगेटिव टर्मिनल पे हम लोग ने आयरन स्पून लेना है। जिसपे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। So this is कैथोड और आयरन स्पून। और इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास गोल्ड आइंस होना जरूरी है, तभी एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो मैं गोल्ड का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले लूं। अब किसी भी चीज का कोई सॉल्युबल सॉल्ट अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो ना, तो ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। तो आप इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, गोल्ड नाइट्रेट का ले लो। गोल्ड का सिंबल होता है Au, इसका चार्ज होता है +1, एंड नाइट्रेट आयन होता है NO3-1। तो गोल्ड नाइट्रेट होगा AuNO3। सही है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट में गोल्ड आइंस भी होंगे, फिर नाइट्रेट आयन भी होंगे। अच्छा, ये हम एक्वस ले रहे हैं, तो इसमें ऑब्वियसली H पॉजिटिव आयन भी होगा और OH नेगेटिव आयन भी होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आई है सबको? जी सर। अच्छा, कोई सवाल तो नहीं है किसी का? नहीं सर, सर कुछ ये नहीं। ये एक दफा गोल्ड नाइट्रेट आया था, वापस समझा दें गोल्ड नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट जो है हम एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में वो लेते हैं जिस मेटल की एनोड होती है। तो मेटल एनोड अभी हमने गोल्ड लिया हुआ है इसमें, तो हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो गोल्ड का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले लो। अब आपको अगर सॉल्युबल सॉल्ट अपनी मर्जी से लेने के लिए कह रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको, अगर आपको याद नहीं है कि भाई गोल्ड के कौन से सॉल्युबल सॉल्ट हैं, तो हमने तो वैसे भी याद नहीं किया, हमने तो बस ये याद किया भाई कि ऑल नाइट्रेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। चाहे कोई भी मेटल नाइट्रेट सॉल्ट हो, वो सॉल्युबल होता है। तो गोल्ड नाइट्रेट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, इसलिए गोल्ड नाइट्रेट लिया हुआ है। अच्छा, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड और एनोड की इक्वेशन पे ना हमें इतना सोचना नहीं पड़ता। जैसे हमने अभी इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में देखा था कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे होता है वो रिड्यूस्ड होगा या ऑक्सीडाइज्ड होगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना। जिस मेटल की आपने एनोड ली है, वो मेटल एनोड पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब जो गोल्ड एटम्स है ना एनोड के अंदर, वो ऑक्सीडाइज होके गोल्ड आइंस बन के बाहर आ जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट से। और जो इक्वेशन एनोड की है उसको रिवर्स करके लिख दो, कैथोड की इक्वेशन बन जाएगी। मतलब जो गोल्ड आइंस है इलेक्ट्रोलाइट में, वो कैथोड पे जाके रिड्यूस्ड हो जाएंगे। तो gold ions will gain electrons at the cathode to form gold atoms। सॉलिड फॉर्म में जाके गोल्ड जो है ना, वो कैथोड पे जाके भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा ऐसे। तो स्पून पे जगह जगह जहां जहां नेगेटिव चार्ज था, पूरे स्पून पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो पूरे स्पून पे जाके गोल्ड ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेट हो गई है। स्पून जो है आयरन स्पून, वो इलेक्ट्रोप्लेट हो गई है विद गोल्ड। सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो सिल्वर और प्लेटिनम के साथ भी हो सकती है। हाँ, सिल्वर के साथ भी हो सकती है, प्लेटिनियम के साथ भी हो सकती है, क्रोमियम के साथ भी होती है। वो जो क्रोम होता है ना चीजों पे, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियों के बम्पर हो गए, या वो बाइक्स के साइलेंसर होते हैं ना सिल्वर कलर के, वो बेसिकली आयरन का बना हुआ होता है, लेकिन उस पर क्रोमियम मेटल चढ़ा हुआ होता है, इसको क्रोमिंग कहते हैं, क्रोम हुआ हुआ है।
ठीक है, तो जो कैथोड की इक्वेशन होगी उसको उल्टा करके लिख दो, एनोड की इक्वेशन बन जाएगी, एज सिंपल एज इट। इसकी कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें एनोड जो है वो जाहिर डिसॉल्व हो रही है क्योंकि गोल्ड सॉलिड फॉर्म में है, एनोड पे वो आयनिक फॉर्म में निकल के इलेक्ट्रोलाइट में आ रहा है, तो एनोड जो है वो डिसॉल्व हो जाती है इसमें, तो एनोड डिसॉल्व। और यही हमने देखा है, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड डिसॉल्व होती है। तो लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ाया था, वो मेरी एंट्री नहीं हो पाई थी। इलेक्ट्रोलिसिस ही पढ़ रहे थे। जी मतलब टॉपिक मतलब इसी से रिलेटेड था, मतलब वही पूछो। नहीं नहीं, लास्ट क्लास में इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ रहे थे, वो हमने सल्फ्यूरिक एसिड की इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस तक किया था काम। तो सर आप मुझे फिजिकल क्लास में एक दफ़ा ये जो है ना थोड़ा बता दीजिएगा इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस। चलो ठीक है। अच्छा देखो, आपका जो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड है उसका मास जो है वो इंक्रीज होगा। अगर मैं ग्राफ बनाऊं कैथोड के मास का वर्सेस टाइम और एनोड के मास का वर्सेस टाइम, तो ग्राफ ऑफ मास ऑफ कैथोड से पहले एनोड बनाता है। एनोड मास वर्सेस टाइम, तो एनोड डिसॉल्व हो रही है तो उसका मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और कैथोड जो है उस पे मेटल आके डिपॉजिट हो रहा है तो उसका मास जो है वो इंक्रीज होगा। एक्स एक्सिस पे we have time and y axis पे we have mass of सर इनमें कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं होती? एनोड। कोई भी पूछ रहा है? जी मैं पूछ रहा था कि इनमें ऑब्जर्वेशंस नहीं होती, जैसे आपने इक्वेशंस लिखने के बाद ऑब्जर्वेशन नहीं लिखी? बस ऑब्जर्वेशन इसमें यही है कि गोल्ड मेटल एनोड dissolves and gold metal is deposited at the cathode. ओके। तो ग्राफ ऑफ एनोड एनोड मास वर्सेस टाइम बनाएंगे और दूसरा ग्राफ कैथोड मास सर ये प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का है क्या? तो एनोड डिसॉल्व। दोबारा पूछो क्वेश्चन। कौन? उबैद? क्वेश्चन पूछा था कोई, दोबारा पूछ लो, आवाज नहीं आई थी सही। आवाज आ रही है? वो कह रहा था कि ये प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल चल रही है। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल इसके बाद पढ़ेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में ही है। सर तो आपने एक्स कैथोड का एक्सिस, मास इंक्रीज। सर आपने वाई एक्सिस में मास ऑफ एनोड लिखी है। कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो मास ऑफ एनोड जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, तो वो इस तरह से ना स्ट्रेट लाइन बनता है, और जो मास ऑफ कैथोड होगा वो इंक्रीजिंग है तो वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अरे
सही है। कैथोड का मास 0 से इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि जो आयरन स्पून था उसका ऑलरेडी भी तो कुछ मास होगा ना। और ये इलेक्ट्रोलिसिस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड, देखो बैटरी लगा रहे हैं ना, तो बैटरी क्या दे रही है? करंट दे रही है। तो जितना ज्यादा हम करंट देंगे उतनी जल्दी हो जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि करंट की वजह से ही तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो कि रिडक्शन करवा रहे हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज ओवर टाइम। फिजिक्स में ये पढ़ते हो ना, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अगर मैं ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी यूज करूंगा तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा मिलेगा, चार्ज ज्यादा मिलेगा तो मास ज्यादा डिपॉजिट होगा। मतलब इफ यू इंक्रीजेस करंट तो mass deposited at the cathode will increase. So current is directly proportional to mass of cathode, है ना? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ कैथोड। करंट ज्यादा होगा तो मास, चार्ज भी ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो रिडक्शन ज्यादा होगी, रिडक्शन ज्यादा होगी तो कैथोड पे ज्यादा मास डिपॉजिट होगा और जल्दी भी हो जाएगा डिपॉजिट, क्योंकि करंट ज्यादा होगा तो कम टाइम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्लियर है ये बात? मतलब ये बात हम कह रहे हैं कि यूजिंग सेल और बैटरी विथ हायर वोल्टेज, वोल्टेज के लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड भी यूज करते हो ना फिजिक्स में, हायर बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस provides higher current अरे थोड़ा and वापसी समझा greater देंगे, नेट charge। चला गया था। 1 मिनट कंप्लीट कर दूं फिर समझा। नेट समझा। So electrolysis or electroplating can be done in shorter period of time। देखो बस हमने ये बात की थी कि जब आप करंट ज्यादा यूज करोगे, मतलब बैटरी ज्यादा वोल्टेज की लगाओगे तो ज्यादा करंट देगा, ज्यादा करंट देने का मतलब ज्यादा चार्ज। जब चार्ज करंट बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज क्या बढ़ा मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा आएंगे तो वो जल्दी जल्दी रिडक्शन हो जाएगी ना। जो भी मेटल, गोल्ड लाइंस के मेटल रिड्यूस हो रहे थे वो जल्दी रिड्यूस्ड होके डिपॉजिट हो जाएंगे आयरन स्पून पे, तो जल्दी हो जाएगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सही है? क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, आज की क्लास यही तक रखेंगे। इसमें से कोई क्वेश्चन है, किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो। नहीं सर। चलो ये बस चैप्टर जो है ना वो खत्म हो सर गया है, बिल्कुल। तो ये जो आपने लास्ट में लाइन लिखी है ना, ये पढ़ के बस सही दफा समझा दो। मैं समझाता हूँ, 1 मिनट को। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना ये हमारा ऑलमोस्ट एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस है, फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स है, और फिर उसके बाद वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो नेक्स्ट क्लास में ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, हम पास पेपर्स पे आ जाएंगे इसके। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़ा है ना वो बहुत लेंदी हो गया है, तो वो थोड़ा सा रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में पास पेपर्स करने में मुश्किल होगी वरना। अभी जिनको कुछ नहीं पूछना वो लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। क्या बोल रहे हो? क्या समझ नहीं आया तुम्हें?